गुड इवनिंग। अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोग का स्वागत। देखो आज आपका तीसरा सीरीज है साइंस वाला। 2 सीरीज हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो तीसरे सीरीज में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं विस्तृत रूप से, ठीक ना। काफी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें हैं, आप लोग इसको कुछ चीजें विस्तार रूप से समझ पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो रटंत वाले होते ही हैं तो डालना पड़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए होती है? तल कोण होता है, वेग होता है, या पृष्ठ तनाव, या रेखीय शब्द, ठीक है। अच्छा बेटा, तो ये तो थर्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप जानते हो कि तल कोण जो है इसमें आ जाएगा कि भौतिक राशि के रूप में व्यंजक चाप त्रिज्या में देखा जाए। तो इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट है नहीं। पहला टॉपिक मापन है, जब उसको पढ़ते हैं मैकेनिक्स तो उसमें सारे मात्रक हैं, उसी के रूप में क्वेश्चन पहला है। दूसरा है प्रकृति में सबसे अधिक सशक्त बल कौन सा है? विद्युतीय बल है कि गुरुत्वीय बल है कि नाभिकीय बल है कि चुंबकीय बल है? बताइए, सबसे सशक्त बल कौन सा है? विद्युत बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल? सबसे सशक्त बल तो है नाभिकीय बल, ठीक है ना। लेकिन चुंबक में भी दो तरह के चुंबक होता है, एक तो स्थायी, ठीक है ना, और एक कौन सा? अस्थाई, ठीक है ना। अस्थाई चुंबक भी बहुत सशक्त बल है, लेकिन ये भी नाभिकीय बल के बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय बल, ठीक है ना। इसके बाद में अगर देखा जाए तीसरा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियम को बताया? तो हमें लगता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता है कि पानी जब बाल्टी कुएं में जाती है तो हल्की प्रतीत होती है, क्योंकि कौन सा नियम है? आर्किमिडीज, है ना। आर्किमिडीज का ये नियम है। तो ये सब क्वेश्चन मैकेनिक्स के ही हैं। निम्न में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? बताइए, विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसमें होती है? तो जल में बेटा, ठीक है ना। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही तटीय क्षेत्र आपने देखा होगा, तो तटीय क्षेत्र में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक बहुत सर्दी। जल को गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी। समझ में गया? स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। जब हीट वाला टॉपिक वही पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। जल की बहुत विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक? बताइए, सेलुलोज, रबड़, एस्बेस्टस या अभ्रक? दोबारा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या हो जाएगा आपका? ऊष्मा का सुचालक, और विद्युत का कौन सा? कुचालक, ठीक है ना। बताइए, सेलुलोज, रबड़, एस्बेस्टस, अभ्रक? ठीक है ना भाई। एस्बेस्टस तो जो है, एस्बेस्टस और एबोनाइट जैसे ऊष्मा के चलने की जो विधियां हैं बेटा, वो 3 रूपों में जो ऊष्मा है जो चलती है, चलो पेज लेकर समझाते हैं। ऊष्मा जो चलेगी वो 3 रूपों में चलेगी। हीट जो है ट्रांसफर होती है कितने रूपों में? 3 रूपों में, ठीक है ना। जैसे पहली बात अगर देखा जाए, ये हम आपको बता ही देते हैं, ऊष्मा का चालन, है ना, या चालन से अच्छा पूरा ही समझाते हैं तो ऊष्मा का संचरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊष्मा का संचरण। संचरण का मतलब क्या हो जाएगा? चलना, ठीक है। अब संचरण की 3 विधियां हैं। एक विधि तो है चालन, ठीक है। एक विधि क्या हो जाएगा आपका? दूसरा क्या हो जाएगा? संवहन, है ना, संवहन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? विकिरण, ठीक है। तो एक हो गया आपका चालन, दूसरा क्या हो गया? संवहन, और तीसरा क्या हो गया? विकिरण। तो देखो, जो ठोस है, सॉलिड प्रॉपर्टीज है, उसमें ऊष्मा किसकी विधि से चलेगी? तो चालन विधि से। ये बात समझ आ गया आपका। दूसरी बात, जो लिक्विड है यानी कि द्रव है और गैस है, इसमें ऊष्मा किस विधि से चलेगी? संवहन। और जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के ट्रांसफर होगी, है ना, बिना किसी माध्यम के, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? विकिरण, ठीक है ना। अब बेटा चालन भी 3 तरह का है। एक तो गुड कंडक्टर है चालक,
ठीक है ना। एक बैड कंडक्टर है अचालक, और एक क्या हो जाएगा, तीसरा क्या, चालक, अचालक, और तीसरा अर्धचालक विद्युत में होता है, ये ऊष्मा है। तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा रोध, क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। ये बात समझ में आया? ठीक है ना। तो चालन जो ठोस है वो पदार्थ की प्रकृति के अनुसार गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर ऑल टाइप्स के मेटल, यानी कि सभी प्रकार की धातुएं, है ना, मानव शरीर, अम्लीय जल, ये सब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर, है ना। ये क्या हो जाएगा, अचालक क्या हो जाएगा, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, ये बात समझ में आ गया आपका, रबड़, प्लास्टिक, ये क्या हो जाएगा आपका अचालक। अब देखो पहले क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन विद्युत का क्या है। तो अब भ्रग यहाँ नहीं किसी सूरत में आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अचालक में हमने आपको बताया, लकड़ी तुम जान ही जाओगे, लकड़ी से ऊष्मा ट्रांसफर नहीं हो सकती, इलास्टिक से नहीं होगी, रबड़ से नहीं होगी, वायु, हवा ऊष्मा की बैड कंडक्टर, बर्फ ऊष्मा की बैड कंडक्टर, ये बात समझ में गया। तो बर्फ और वायु को भी समझ लीजिए आप। लेकिन ऊष्मा जिसमें बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर। जैसे आपने कहा कि एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस क्या हो जाएगा, ये आपका इंसुलेटर, है ना। एबोनाइट, ये जो परमाणु भट्टी में इनका उपयोग होता है, तो ये आपका एस्बेस्टस हो गया, एबोनाइट हो गया, ये सब क्या है, ऊष्मा रोध। ये बात समझ में आ गया। जैसे पत्थर है तो पत्थर पिघलेगा, हमने बताया था एक बार क्लास में कि पत्थर को भी पिघलेगा, तापमान दोगे, लोहा पिघल जाए तो पत्थर का, तो ये यही वो अग्निशह के रूप में काम करेगा। संवहन क्या है, तो आपने कहा जो द्रव है या गैस है, इसमें ऊर्जा, जैसे आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए गैस पे रखते हो, तो वे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बताइए कि पानी जो है, गैस पहले गर्म किसको करेगी, नीचे वाले पानी को। मतलब एक बार क्वेश्चन एसएससी में आया था कि ये पानी, अगर हम गैस जलाएंगे तो पानी का तल पहले ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, बताओ। पानी का तल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, जाना तो ऊपर ही चाहिए, लेकिन पहले गर्म होगा बर्तन, कौन गर्म होगा, तो मोमेंटम के लिए नीचे आएगा, क्षण भर के लिए। तो पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म होगा तो फैलेगा, ऊपर जाएगा, वेपोराइज होगा तो फिर नीचे आएगा। समझ में आया बात करनी है। जैसे चाय बनाओ तो ये सिस्टम है, कॉफी बनाओ ऊपर से गर्म करो तो ये ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया। नीचे से गर्म करोगे तो पहले गर्म क्या होगा, बर्तन, ना कि पानी। ये बात समझ में आ गया। अब जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले गर्म होंगे, जो चीज गर्म होगी वो हल्की होगी, हल्की होगी तो इसका घनत्व कम होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा जल नीचे आएगा। थोड़ी देर में आप कहोगे पानी खौलने लगा, बॉयल होने लगा, और इसी प्रकार से आपका, तो जिस प्रकार से पानी गर्म होगा उसी प्रकार से क्या गर्म होगा, वायु भी गर्म होगा। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, तो संवहन विधि से। किस विधि से गर्म होगा, तो विकिरण। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो हम तक पहुंचती है, सूर्य की ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है, बोलो, विकिरण विधि से पहुंच। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, सूर्य की ऊष्मा किस विधि से पहुंचेगी, तो रेडिएशन से, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, सीधा एक क्वेश्चन बढ़ गया हमको लग रहा, निम्नलिखित हो गया पांचवा, छठवां देखो। चमगादड़ शिकार को खोजती है और अंधेरी रात में उड़ती है, और किस प्रकार की ध्वनि तरंग है, किस प्रकार की ध्वनि तरंग है, बोलो। ध्वनि तरंग है चमगादड़ किस प्रकार की, ध्वनि तरंग है हाई परसोनिक, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक, ठीक। अब देखो ध्वनि जो होती है वो तीन प्रकार की तरंगे हैं। एक तो अवश्रव्य है, अवश्रव्य है, जिसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक, क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक, ठीक है ना। अवश्रव्य क्या है, तो आपने कहा सर 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली जो होती है वो
कौन सी? इंफ्रासोनिक। समझ में आया बात कि नहीं है? इनके आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड इतने बड़े होते हैं कि कान के अंदर नहीं जा पाते। दूसरे शब्दों में हम इन्हें सुन नहीं सकते। तो ये कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप आने पर कौन सी तरंगे आएंगी? तो आपका अवश्रव्य तरंग। ठीक है, लेकिन हम नहीं सुन सकते हैं। दूसरा होती है श्रव्य तरंगे, ऑडियोबल तरंगे। इसमें 20 कंपन यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति वाली तरंगे को हम आसानी से सुन सकते हैं, 1 सेकंड में इतने कंपन। तीसरी जो तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? पराश्रव्य तरंगे हैं। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव है। और इसमें आयाम, इसमें जो है ना 20,000 से अधिक कंपन है। समझ में आया? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, मतलब इनका स्वभाव रेखीय लीनियर हो जाता है, और रेखीय होने के कारण ये कान के पर्दे में कंपन नहीं कर पाएंगी, अतः हम इन्हें सुन नहीं सकते। तो आपने कहा कि चमगादड़ वाला जो क्वेश्चन है, चमगादड़ इनको छोड़ता है और खुद ही इसका रिलीज करता है। तो जब वो तरंगे टकरा कर आती हैं, चमगादड़ इसका एहसास कर लेता है, अंधेरे में उड़ता रहता है। इन तरंगों का उपयोग किस किस में किया जाता है? तो जैसे हवाई जहाज जो है उसमें रडार का यूज होते हैं, वायुयान की ऊंचाई को मापने में रडार, समुद्र की गहराई को मापने में सोनार, चिमनियों की कालिक को साफ करने में, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, दूध के बैक्टीरिया को नष्ट करने में, है ना, गठिया रोग के उपचार में, कई चीजों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। सबसोनिक हमने आपको पहले बताया था, हाइपरसोनिक बताया था, दोबारा बता देते हैं। देखो सबसोनिक और हाइपरसोनिक क्या है? एक होता है मैक संख्या, है क्या कहते हैं? मैक नंबर। तो मैक संख्या क्या है? तो पहली बात तो आप ये समझिए कि हवाई जहाज की जो चाल है उसको मैक में मापा जाता है। वायुयान की चाल को किस में मापा जाएगा? मैक संख्या, है ना। मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल आप जानते हो वायु में कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी माध्यम में पिंड की चाल डिवाइड बाई उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। अगर मैक संख्या का मान जो है ना, मैक संख्या का मान 1 से कम तो पिंड की चाल को कहेंगे क्या? सबसोनिक, है ना, सबसोनिक कहलाता है। और अगर मान लो 1 से 5 के बीच है तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कहेंगे। और अगर देखा जाए 5 से अधिक है, इतना हो जाएगा, 5 से अधिक है तो इसे कहते हैं हाइपरसोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक। ठीक है, मिसाइल में आपने सुना होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो मैक संख्या क्या है? वायु में किसी भी चीज पिंड की गति को किसमें मापेंगे? मैक में। जैसे स्थल में मापते हैं तो स्पीडोमीटर हो जाएगा, समुद्र में मापेंगे तो नॉटिकल मील, नॉट लगा होता है उसमें, है ना। गहराई मापने के लिए फैथम का प्रयोग किया जाता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है और 1 फैथम बराबर 6 फुट होता है। लेकिन 1 मैक बराबर 1195 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में कितना उड़ रहा है? 1195 से, मतलब लगभग 1200 से कम है तो वो सबसोनिक, 1200 से ज्यादा है तो वो सुपरसोनिक, और 6000 से ज्यादा, 12 पंचे 60, 6000 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। भारत के पास अधिकतर मिसाइल हैं कैसी हैं? सुपरसोनिक हैं, लेकिन एक मिसाइल सॉरी है जो कि हाइपरसोनिक। ठीक है, तो मैक संख्या आपको यहाँ पे इन चीजों को भी, ये हाइपरसोनिक समझ में आ गया होगा और सबसोनिक भी समझ में आ गया। ध्वनि तरंगे आप समझते ही हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें,
जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो? अनंत। अगर देखो दो प्रतिबिंबों की संख्या दो शीशे हैं और इसकी दोनों शीशों के बीच में कोई वस्तु रख दिया मान लीजिए, जब रख दिया तो इनके बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका एक सूत्र होता है 360/θ-1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 360/θ-1 के द्वारा, मतलब इसके जगह कितना रखना है? 90 रख दो तो 9 चौका 36, 4 से 1 जाएगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। जितना झुकाते जाओगे 60 पे आएगा तो 5 हो जाएगा, आमने सामने समानांतर हो जाएगा तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में गया? 0 डिग्री से अगर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? अनंत बन जाएगा। या फिर दोनों को 180 के ही माध्यम में निकालोगे तब भी वो बनेगा, अलग अलग मान। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है कितना? मतलब आपको किताब पढ़ने के लिए अपनी आंखों से बुक को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद में अगर देखा जाए तो सुपर कंडक्टर चालकता कितनी होती? सुपर कंडक्टर का नाम सुना आप लोगों ने? जैसे विद्युत एक टॉपिक है, उसमें एक होता है कि चालक, जैसे अभी हम लोगों ने ऊष्मा को समझा था। विद्युत में भी अगर विद्युत में है तो एक होता है चालक, दूसरा अचालक, और तीसरा अर्धचालक। चालक क्या है? जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए। वहां पे ऊष्मा का प्रवाह था, यहाँ किसका प्रवाह है? आवेश का प्रवाह। जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, दे आर गुड कंडक्टर। जैसे आप जानते हो कि चांदी सबसे बढ़िया चालक। समझ में आ गया? अचालक क्या है? जिसमें आवेश का प्रवाह ना हो। लेकिन आपने कहा अर्धचालक है, जैसे सिलिकॉन का नाम सुना आपने, जर्मेनियम का नाम सुना, तो आपने कहा कि सर जो ना अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर चालक अचालक की भांति काम करेगा। लेकिन ये जो चालक है बेटा, वो चांदी गुड कंडक्टर तो है लेकिन सुपर कंडक्टर नहीं। जैसे हम लोग, जैसे आप देखते हो घर पे विद्युत आती है, बिजली के तार किसके बनाए जाते हैं बोलो? एल्युमिनियम के, है ना? तो सबसे अधिक बढ़िया चालक क्या है? चांदी। तो चांदी के तार बनाए नहीं जा सकते। अगर चांदी के तार बनाते तो ना यहाँ पढ़ने आते ना हम पढ़ाने आते। 1 किलो काट लिया, काम हो गया। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो चांदी के तार बनना संभव। फिर रही बात तांबा, तांबा भी काफी महंगा है, एल्युमिनियम तो लोग छोड़ते नहीं। तो इसीलिए थर्ड स्टेप पे क्या आएगा? तो जो तार हैं वो एल्युमिनियम के बना दिए गए। अब इसमें जो विद्युत जहां से चलती है वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर तक विद्युत 11,000, देखते हैं ना आप, क्या 11,000 वोल्ट, है ना? इसके पहले जाओ तो 33,000, या उसके पहले जाओ तो 66,000, 1,32,000। मतलब विद्युत को उच्च विभव पर भेजा जाता है। तो जितनी विद्युत का कंजम्पशन हम लोग नहीं करते उतना विद्युत तो ये तार खा जाते हैं। ये बात समझ में गया? अगर इन्हीं को चांदी का बनाते तो वो विद्युत कम खाते, अच्छा चालकता का काम करता। तांबे का बनाता तो और बढ़िया करता। समझ में गया? एल्युमिनियम का बना दिया तो एल्युमिनियम जो है बहुत सी लाइट तो यही तार खा जाते हैं। अब तार इसलिए उच्च विभव पर विद्युत छोड़ी जाती है कि यहाँ पर अगर उच्च विभव होगा तो क्या हो जाएगा? आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया आपको? जैसे लाइट को अगर वहां से 11,000 पे छोड़ा जाए तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, 11,000 पे छोड़ा जाए तो यहाँ पर कुछ ना मिले, ठीक ना? तो वहां पे उच्च विभव पे छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे तो हमारे साथ दिल्ली जाओ, हम ऐसी ट्रेन में बिठा लें कि वो 5 जगह रुकेगी तो हमसे कहोगे सर 500 रुपये दो, हर स्टेशन पे हम नाश्ता पानी करेंगे, सब खा जाओगे। तो हम ऐसी ट्रेन में बिठा लेंगे कि वो सीधा कानपुर रुके, कितना खा पाओगे? कानपुर 2 मिनट रुकेगी और सीधा कहाँ? प्रयागराज। रोकेगे ही नहीं गाड़ी तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया बात का नहीं है? तो
ठीक है। अब बेटा लेकिन अभी तुम ये समझो कि चांदी भी गुड कंडक्टर नहीं है। सुपर कंडक्टर जो होता है वो जितना तुम विद्युत छोड़ोगे, चाहे जितना दूर ले जाओ उतना ही जाएगा। चाहे 1 वोल्ट छोड़ो, चाहे 2 वोल्ट छोड़ो, 1.5 वोल्ट की बैटरी ही काहे ना हो, उसे क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर सामान्य तापमान पर संभव नहीं है। वैज्ञानिक लगे हैं, जिस दिन सुपर कंडक्टिविटी आ जाएगी उस दिन आप समझिए कि बहुत कुछ क्या हो जाएगा, ये विद्युत का जो खर्चा है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये बात जैसे एसी पहले 3000 वोल्ट का होता था, अब 1200 वोल्ट का आ गया। जैसे पंखा पहले लगभग 150 वोल्ट का था, वाट का, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, कितना, 150 वाट का, अब कितने का आ गया, 50 वाट। ये बल्ब लगता था 100 वाट का, अब कितना, 7 वाट। ये क्या है आपका, एक गुड कंडक्टर की ही महिमा है ना। ये तो क्या प्लाज्मा थेरेपी है पूरा, लेकिन अब जब विद्युत पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होगी, शून्य होगी, असीमित होगी, कम होगी, क्या अधिक, असीमित होगी, क्योंकि भाई उसको रोकना तो है नहीं, सीधा दिल्ली से दबे तो प्रयागराज पहुंच। ठीक है, बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर आप यही समझ लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन आगे बढ़े हम। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन है? लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। बिल्कुल राइट, कांच सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। ठीक है। इसके बाद अम्लराज, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। हाँ बताओ, अम्लराज का नाम सुना है, या कोरेजिया? ठीक है ना। क्या किस में प्रयोग होता है? सोने को गलाने में। जैसे पहले के समय में, एंशिएंट टाइम में, क्या अभी समझ लीजिए कुछ समय पहले गांव क्षेत्र में सुनार जाता था, काय के लिए, कि अपना गहना साफ करा। ठीक है ना। तो अब वो सुनाया जाएगा तो जो घर में मुखिया है वो तो खेत पे ही रहता है, महिलाएं ही रहती हैं, महिलाओं को सबसे प्रिय क्या होता है, अपना जेवर। समझ में आ गया? अब वो कहेगा कि जेवर को चमका लो फ्री, महिलाओं तो भाई उस समय उन्हें केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, कहा कि ठीक है। अब बुलाया, उसमें डाला, एकदम नया हो गया, वो भी फ्री में। क्या बात। अब वो गांव की महिलाएं तो खैर अब जान गई, होशियार हो गई, मोबाइल चलाती, बिना पढ़ी लिखी भी अंगूठा, लेकिन फेसबुक सब चल जाएगा, समझ में, गाना निकल आएगा, और क्या बनाती वो, रील। हाँ समझ में आ गया बात। ठीक है, उनमें समझ है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आयत की साक्षरता 100% कर देना चाहिए। साक्षरता का मतलब समझदारी, समझदारी तो है ना। जो व्यक्ति, हम जितना मोबाइल नहीं चला पाते हैं उतना गाँव वाले चला लेते, सही बता, क्योंकि वो 4 घंटा उसी पे काम करते। जो जिस पे अधिक काम करेगा उसको जानता, मेन बात है। ठीक है ना। तो निश्चित सी बात, तो वो एक क्या है कि वो पहले तो वो समझ गई मामला, कोई उनको उल्लू नहीं बना सकता है, छोड़ो। लेकिन अब शहर में पढ़े लिखों को उल्लू बनाने का तरीका, जैसे आप एक सोने का गहना खरीदने जाओ, मान लो तुमने सोचा कि वो चैन लाते हैं, और गए यहाँ पे सिविल लाइन, सिविल लाइन जाने के बाद आपने कहा कि भैया एक चैन, तो उसने कहा हाँ भैया 1 तोला का इतना इतना 10 ग्राम का पैसा, आपने रसीद दिया, उसने कहा कि भाई लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट फ्री। अब वो 1 साल बाद टूट गई, 2 साल बाद टूटी, आप लेके गए, सोनी जी आपने कहा था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, 1 कप कॉफी पिलाएगा वो तुमको 50 रुपए में, कितना, 5 रुपए वाले में, कितना, सिविल लाइन का मामला है। आपसे कहेगा कि आप कोई बात नहीं कल परसों आइए, वो जोड़ देगा, जब जान उठाने जाओगे तो फिर कॉफी पिलाएगा, चैन आपको दे देगा, नहीं बिल्कुल कर दो। अब दिक्कत क्या है कि उसने आपकी 10 ग्राम की जो चैन थी उसमें से 1 ग्राम का मतलब 5000, आज की तारीख में 6-7 हजार, उसका 20% खोल लिया, नहीं समझ में आया? 10% जो है, एक 60,000 का 10% कितना, 6,000, और 6,000 का 20वां भाग 1200 रुपये, 1200 रुपये तुम्हारा घोल लिया, चैन एकदम नई करके दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चैन लेके आए, बड़ा खुश होकर 100 रुपए की, तो सोनी को
कॉपी का चूना लगा दिया। सोनी जी बड़ा खुश है, 1100 के मुर्गा हलाल हो गया। और तुम जैसे 20 मुर्गा हलाल हो जाए, कितना 22,000 रुपये बिना जीएसटी के पॉकेट में आ गया। यहाँ ना बिल काटना, ना कुछ करना, नो बिलिंग, नो कुछ। आपका थैंक्स अलग से, 22,000 रुपये उसकी पॉकेट में। बेचेगा तो उतना नहीं आएगा, सरकार के पास चला जाएगा टैक्स, उसका रिप्लेसमेंट पे। ये आपकी आंखों देखते हुए आप लूटते हो। वहां तो पहले तो बात अलग है, बिना पढ़े को लूटना कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे को लूटना, समझ आया? जैसे आप लोग क्या करते हो, मोबाइल से पता नहीं कौन सा बटन दबा दोगे तो खाता खाली। ठीक है, अब बात है कि स्टूडेंट का खाता है ही कितना, दबाओ चाहे देना। स्टूडेंट लाइफ में इतना पैसा तो होता नहीं, 1000 2000 500 है, लो कर ले खाली, कितना करता है, समझ में आया बात कि नहीं आया? तो ऐसी जो है, हाँ। तो अम्लराज जो बनता है वो किससे, हाइड्रोक्लोरिक और, है ना, HCl और HNO3, 3:1। ठीक है, एक्वारेजिया तुम लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में बहरहाल। सेव में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बोलो? सेव, एप्पल, मैलिक, सल्फ्यूरिक, फार्मिक, नाइट्रेट, बोलो? निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? भविष्य का ईंधन, भविष्य का, ठीक है ना। निम्नलिखित किसके शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? अब एक ऑक्टेन मान आया था, अब यहाँ 2 ऑक्टेन मान। आंसर दोनों में से ही कुछ है, बताओ। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मापन का क्वेश्चन पहले हुआ था, 2 सीरीज में किसी में था। कहाँ? कोयला में खाना पकाने वाली गैस में कि उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन के निम्न में से निम्न ऑक्टेन? अब इतना बता देते कि या तो ए है या ए है, बोलो? देखो बेटा, पेट्रोलियम का ऑक्टेन मान 93 है, जबकि गैस इसका ऑक्टेन मान कहीं ज्यादा है, लेकिन यहाँ किसी बात को नहीं कहा गया, इसको उच्च कहा गया। उच्च तो कितना ही हो सकता है, इस आधार पर क्वेश्चन कौन सा माना जाएगा, उच्च ऑक्टेन। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेन मान ही वो चीज है जिससे पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। संवेदनकारी एनेस्थीसिया के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बोलो? NH3, NO, NO2, N2O। लाफिंग गैस कौन? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? इसी को एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाए। इसके बाद एक गैंडे के सींग और मानव के बाल में मौजूद प्रोटीन का नाम बताओ। अमीनो अम्ल, मेलानिन, ग्लाइकोलाइटिन या कैरोटीन? हमने आपको बताया था कि 5 चीजें हैं जिसमें प्रोटीन कैरोटीन होता है। कौन कौन? त्वचा, सबसे बड़ा अंग शरीर का त्वचा। त्वचा के बाद बाल, बाल के बाद नेल, ठीक है ना, और उसके बाद सींग, और उसके बाद खुर। पहले के 3 तो इंसान में होते, चौथा भी कभी कभी इंसानों में होता है, सींग। समझ आ गया नहीं आ गया? और उसके बाद खुर नहीं होते, खुर नहीं था, ठीक है, खुर तो नहीं, तो जानवर नहीं। ठीक है, अब एक साइंस की बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, तो उसमें रिसर्च में बताया गया कि जब ब्रेन के चारों तरफ 1400 ग्राम का जो माइंड है
उसके चारों तरफ कई झिल्लियों की लेयर है, मेनिनजेस। मेनिनजेस में मल्टीपर्पज लेयर, और मल्टीपर्पज लेयर को अगर देखा जाए तो आप बहुत से जन्म लिए हो, जितना जन्म लिए हो उतना लेयर है। तो अब जन्म, जैसे आज का जन्म जो है वो इंसान का है, पहले पता चला कि कुत्ता का जन्म था, उसके पहले गीदड़ था, उसके पहले खरगोश, उसके पहले पेड़, उसके पहले पहाड़, सब सामान अवेलेबल, समझो बात। हम नहीं कह रहे, खोज की बात कर, सारे आइटम मौजूद हैं, ठीक ना। अब जैसे अभी आपका इंसान का जन्म है, तो आप इंसान के रूप में काम करते, हंसते खेलते सब कुछ। अभी पता चला कि आपको गुस्सा आ गई, गुस्सा आ गई तो फिर गुस्सा जब खूब आए जम के, तो आप अपनी सेल्फी लेके देखना, तो आपका रूप बदल गया। समझ आ गया नहीं? जब गुस्सा है तो किसका रूप आ गया? सी बात समझ में आया भाई बात? ठीक है ना। जब चालाकी का आया तो अब वो बात अलग है कि वो आपका वो पुराना जो भी जन्म था उसको आप रिवाइज कर रहे, पक्का गारंटी। गुस्सा होने पर कोई व्यक्ति अपनी शीशा में शक्ल देखे, आईना कोई दिखाएगा, देख भाई कितना बढ़िया दिख रहा है, तो वो क्या करेगा? चोरी करते हुए अपनी वो बनाओ सेल्फी, रील बनाओ चोरी करते हुए, तो पकड़, समझ में आया बात नहीं? ठीक है, तो इस रिसर्च हुई इसलिए हमने बता दिया। बाकी इंसान है, इंसान का मस्तिष्क बड़ा है, सोचने समझने की क्षमता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बात समझ में आ गया। वो सब कुछ कुत्ता पढ़ नहीं सकता है, क्लास में आएगा तो भगा दोगे तुम, ठीक है। कुत्ता थोड़ी है इंसान। भाई आजकल बेटा इंसान तो कुत्ता से कहीं गुजरे हो गए, नहीं समझ में आया? इंग्लिश छोड़ो, एक बार क्या हुआ कि कोई विदेशी कुत्ता आया, सुनो बात, बात से कहानी सुनाई थे, एक ऐसी थी कहानी। एक बार एक विदेशी कुत्ता आया, हवाई जहाज से उतरा, तो भारतीय कुत्ते पहुंच गए, तो स्वागत वागत किया, सीधा माला पहनाया, हेलो हाय क्या बात है। अमेरिका से सीधा आया था, और जो उसको सबने हेलो हाय किया, रहा, बहुत सारा स्वागत किया, उसको बहुत सा मान शान दिया, सब कुछ बढ़िया लिटाया गद्दे पे, सब कुछ किया। अब उसको जाना था वापस 4-5 दिन में। अब वो वापस ना जाए तो भारतीय कुत्तों ने कहा कि भाई तू अब जा, तेरा परमिट कैंसिल हो जाएगा। बोले नहीं हम तो नहीं जाएंगे, यहाँ बड़ा अच्छा है। बोले कहा अच्छा है, हमें खाने को नहीं है, तुम्हें कहा तुम काहे के लिए? हमको खुद खाने को लिए नहीं है, और तुम बढ़िया रहते हो वहाँ विदेश में, डल्लब के गद्दे पे सोते हो, एसी में सोते हो, तुम्हारा तो जलवा ही जलवा है, हमको ले चलो, तुम क्या यहाँ रखना है? बोले सब बात ठीक है, हमारे देश में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, टाइम से खाना, टाइम से रहना, टाइम से सोना, लेकिन केवल तुम्हारा ये देश है जहाँ भौंकने की स्वतंत्रता है। अब तुम लोग समझ गए होगे, ज्यादा समझाने की जरूरत। ज्ञान, ठीक है, क्या हो जाएगा कैरोटीन, ठीक है। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है, बताओ? लाइपेज एंजाइम यकृत में लाल ग्रंथि, फेफड़ा में अग्न्याशय। बेटा लाल ग्रंथियों से लाल निकलती है, 3 जोड़ी होती लाल ग्रंथियां, है ना। एक जोड़ी जीभ के नीचे, दूसरी जोड़ी निचले जबड़े में, तीसरी जोड़ी एक एक कान के पास, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और पैरोटिड। इनसे लगभग 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकलती है। कितना कितना? अगर कोई रसगुल्ला रसगुल्ला है तो ज्यादा हो सकता है, समझ आया बात का नहीं? भोजन की मात्रा के अनुसार भोजन बेकार बना तो कम हो सकती है, दोनों बात। तो अब इसमें बेटा 2 तरह के एंजाइम है, एक तो टाइलिन है और दूसरा माल्टेज, समझ आ गया? तो लार तो है नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ तो लार ग्रंथि खत्म हो गया। लीवर से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, ध्यान देना। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 किलो का लीवर जरूर है, लेकिन कोई एंजाइम्स वहां से
नहीं निकल। अब फेफड़े से तो कुछ निकलेगा नहीं। अब बचा अग्न्याशय, ठीक है ना। अग्न्याशय से एक है एमाइलेज, क्या हो जाएगा, एमाइलेज। दूसरा है लाइपेज और तीसरा है ट्रिप्सिन। ठीक, ये तीनों एंजाइम निकले हैं। समझ में आया बात तो नहीं है। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। लाइपेज किसको, तो वसा को, लिपिड। ट्रिप्सिन प्रोटीन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी बात निष्कृत है। ये तीन एंजाइम तो निकलेंगे, साथ में अग्न्याशय में कुछ कोशिकाओं के ग्रुप हैं, इन्हें कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इससे ही इंसुलिन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलेगा, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स निकलेगा, तो एंजाइम्स भी निकलेगा और हार्मोन। 18 मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना, बोलो। श्वसन क्रिया में हमने आपको बताया था कि सांस का जो सिस्टम है, समझे वो कितना है। श्वसन में एक होता है वाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वाह्य श्वसन में क्या होता, कौन सी गैस लेते हम लोग, बोलो। अरे गैस कौन सी लेते, नहीं श्वसन लेते हैं। दूसरा उच्छ्वास, ठीक है ना, दोनों को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो जब सांस लेंगे तो निश्वसन में कौन सी गैस, मिश्र। तो इसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है, 78%। नाइट्रोजन कितना, निश्चित सी बात है 78%। ऑक्सीजन कितना, 21%, तो 21% लेंगे। आर्गन कितना है, तो 0.9%, तो वो भी लेंगे। बचा कितना, CO2 0.0। ये सब गैसें तो हमारे वायुमंडल से फेफड़ों तक जाएंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो जितना नाइट्रोजन लिया था ये, और ये 16%, ठीक है ना। वैसे 17% है, ध्यान दें, लगभग 4% का यूज है, समझ आ गया। और ये 0.9%, और ये आपका लगभग कितना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लेते भी ज्यादा है, और तो यहाँ पर क्योंकि 17 तो है नहीं, तो 17 और 16 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्लियर बात, आगे बढ़ते। वह है रुधिर वाहिकाएं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या कहते हैं, कोशिकाएं, धमनियां, पेट, नसें। जानते ही हो तो। मानव में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, हाउ मैनी मांसपेशी, कितना, कुल मिला के मांसपेशी कितना, 3 प्रकार की मांसपेशी होती है, अक्षिक, अनैक्षिक और अक्षिक 400, दोनों मिला के 249। लैक्टिक एसिड के कारण में थकान हो जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, नितंबवादी पीछे, ठीक है। सबसे छोटी कान में। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में प्रयुक्त होता है। पेंट का मतलब पहनने वाला पेंट नहीं, अलसी नहीं, अलसी। सही आंसर, अच्छा रटे हो तुम। तो पेंट करते थे क्या, हमने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो किया है खुरापात। कुछ ना कुछ करेगा, उसको ज्यादा अनुभव रहे, ठीक है। चाय पर लाल किट,
लेड रेस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, कवक, हरी शैवाल या विषाणु? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें मजबूरी बस रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीजें हम पढ़ाते नहीं है ज्यादा। एनाटॉमी तो पढ़ाते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना ही पड़ा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है आज, 22 क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ इसको समझिए, देखिए, कल फिर मिलते हैं परसों। गुड इवनिंग।